गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समर्पण क्लासेस की तरफ से आज आप लोग का 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 11th के फिजिक्स की तुलना में 12th के फिजिक्स का सिलेबस बहुत छोटा माना जाता है। 11th की तुलना में 11th का फिजिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 12th का फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। अब आपको सबसे पहले हम 12th के फिजिक्स में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सबसे पहले बता दें कि 12th है तो 12th में तो आपको बोर्ड एग्जाम्स भी देना होगा। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बोर्ड एग्जाम्स में 8 मार्क्स कवर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से 12th में 8 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक, और आपको बता दें कि आईआईटी और नीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से तकरीबन 4 या 3 क्वेश्चन के आसपास लगभग एवरेज पूछता है। एवरेज कई साल 4-5 भी पूछ देता है, कई साल 2 भी पूछता है, कि एवरेज हम बताएं। ठीक, आपको बता दें कि आपको अब 12th स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बनाना होगा, और हम 12th में हर टॉपिक वाइज डीपीपी बना दिए हैं। ठीक, तो हर टॉपिक वाइज आप लोग को डीपीपी भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में 2 चैप्टर दिया है। एक दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पोटेंशियल, और दूसरा चैप्टर का नाम दिया है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। और ये 2 चैप्टर को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का यूनिट बनता है। मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर इस यूनिट से 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक, तो हम लोग दोनों मतलब हम टॉपिक वाइज जो पढ़ाएंगे, तो जिस टॉपिक पे एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन होमवर्क होगा वो भी दे देंगे, और जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए जो सीट है आप लोग का बैच का वो भी हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। हर टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक, एक बात न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि जो बच्चे समर्पण में न्यू एडमिशंस लिए हैं केवल 12th के लिए, जो इन्होंने 11th में समर्पण क्लास में पढ़ाई नहीं की है, जैसे मान लो कि 40 बच्चे 45 बच्चे के आसपास पहले से पढ़ा थे, और ऑनलाइन में 25-30 बच्चे ने जो अभी 12th के लिए एडमिशंस लिया है समर्पण क्लासेज में, तो उन बच्चों को मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले बच्चे आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो लोग 11th की पढ़ाई अच्छे से करके नहीं आए हैं, तो बेसिक्स बात सब अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जब टॉपिक का लेवल बढ़ेगा, जब जेईई मेंस एडवांस लेवल में हम लोग जाएंगे, तो वहां पे हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। तो आप लोग को ग्रुप बना दिया गया है, अलग से न्यू ग्रुप बना दिया गया है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो उस ग्रुप में आप लोग डाउट्स को डालेंगे और उसको टीचर्स, उस वक्त हर ग्रुप में हमने टीचर्स को ऐड कर रखा है। उस न्यू वाले ग्रुप में मेरे अलावा दीपक सर भी हैं आपको फिजिक्स में, तो वो आप लोगों को जो डाउट्स आएंगे आप लोग को बताएंगे। और जो लोग 11th अच्छे से पढ़े हैं, मेरे समझ में कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तब हम लोग पढ़ाई करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि अच्छे से क्लास की टाइप का फील दिला पाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको हम बता दें कि 2 पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 बना के हम पढ़ाएंगे और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ाएंगे, और बाकी कैपेसिटर के अलावा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है सब हम 1 में पढ़ा देंगे। ठीक, तो पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चे 2 वर्ड से मिलकर बनता है। एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो, एक वर्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रो, और दूसरे वर्ड को बोलते हैं स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बना? 2 वर्ड से। एक वर्ड को क्या बोले? इलेक्ट्रो, और दूसरे वर्ड को क्या बोले? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट। मतलब क्या कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के रेस्ट नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि जब तक ये यूनिट चलते रहेगा मेरा चार्ज किस पोजीशन में होगा? रेस्ट में होगा। मतलब चार्ज का नेचर रेस्ट का होगा। और वही चार्ज को जब हम लोग मूव कराने लगेंगे, इसी चार्ज को जब हम लोग मूव कराने लगेंगे, तो वहां से आपका करंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? करंट। और ये पूरा पोर्शन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेटिज्म 3 बड़ा चैप्टर पढ़ना है 12th में। ठीक, मतलब फिर से बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेनली कितने वर्ड से मिलकर बना? 2 वर्ड से। एक वर्ड इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ बच्चा चार्ज इन रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर में हम चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? तो खुद बच्चा गौर करेगा कि आज हमने जो यूनिट पढ़ना स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें पहला बात सीखने को हमें क्या मिल रहा है कि आखिर ये चार्ज क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला बात हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि चार्ज क्या है। चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज है, रेस्ट तो रेस्ट जानते हो, 11 में रेस्ट पढ़ लियो काइनेमेटिक्स में। चार्ज हमें कुछ सीखना है, यानी पहला टॉपिक मेरा जो बनेगा चार्ज। तो बहुत सारा किताब इसी को चार्ज लिखता है और बहुत सारा किताब इसी टॉपिक को बच्चे लिखता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सारा बुक इसी को चार्ज लिखता है और बहुत सारा बुक इसको क्या लिखता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बहुत सारा बुक जब इसको इलेक्ट्रिक चार्ज लिखता है, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखता है, तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले इसको नोट करके जल्दी से हटा दो, स्क्रीन को पॉज करो, खुद से लिख लोगे, इस समय टाइम लॉस नहीं करना है। अब आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, बात वही है। ठीक, तो तुमको बता दे बच्चा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब चार्ज, इसका मतलब रेस्ट, यानी चार्ज इन रेस्ट। तुमको बता दे कि चार्ज के बारे में बहुत सारे किताब से तुम देखोगे, जो नॉर्मल किताब से, छोटे मोटे किताब से, तो उसमें चार्ज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। उसमें चार्ज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसमें आपको नॉर्मली बस बताया गया है कि ये चार्ज है, इसको इससे डिनोट करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर चार्ज क्या है। हम आपको चार्ज का यहां से डिफिनेशन भी बताते हैं, कैसे चार्ज आया नहीं आया, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो हेडिंग हमने बना लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले देखो, हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गौर करो, जो हम बताना स्टार्ट करते हैं, इस नेचर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो मेनली 3 है। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। आप पढ़े हैं कि इस नेचर में फंडामेंटल पार्टिकल्स मेनली 3 है। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसलिए कट करके न्यूट्रल बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूट्रल। तो हम क्या बोलेंगे कि फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स मेरा 2 ही हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स मेनली हम क्या मानेंगे? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक, तो कहा जाता है क्या कि इलेक्ट्रॉन अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं हिंदी में अंदर का गुण, मतलब कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण, कौन प्रॉपर्टी के कारण? इंट्रिंसिक। मतलब कहा जा रहा है क्या बच्चे, सुनना, कि इलेक्ट्रॉन अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, फिर क्या कहा जाता है कि प्रोटॉन भी अपने अंदर के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। मतलब अंदर के गुण को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के गुण के कारण प्रोटॉन पे क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर प्रोटॉन भी अपने अंदर के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस गुण के कारण यह दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स को लगाता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ गई? मतलब बोल सकते इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which gives rise to electric force between various object is said to be electric charge। मतलब क्या कहा गया कि फिर से समझ लो एक बार लास्ट, कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के गुण यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर प्रोटॉन भी अपने अंदर के गुण के कारण, अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस गुण के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण यह दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स को लगाता है, किसको लगाता है?
इलेक्ट्रिक फोर्स को, ईएफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसको लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से बोल दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के गुण यानी अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, प्रोटॉन भी अपने अंदर के गुण के कारण यानी अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कारण इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। तो जिस गुण के कारण यह दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया उसको हम बोले इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसको हम बहुत बार बोल दिए। तुम्हारा बोर्ड का भी एग्जाम है तो साथ में डिफिनेशंस वगैरह भी लिखवाते चलना पड़ेगा, 12th है तो लिखना स्टार्ट करो कि इट इज एन इंट्रिंसिक, इट इज एन इंट्रिंसिक property of, it is an intrinsic property of elementary particles of matter, elementary particles of matter which gives rise to electric force between various object or particle, various object or particle is said to be electric charge, is said to be electric charge। ठीक, चलो अब बताते हैं, सुनना फटाफट पॉइंट्स, फिर पॉइंट बना के लिखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्ट में क्यू से डिनोट करेंगे, किससे, क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब होता है और ईएसयू, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब और ईएसयू होता है। ठीक, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत। फिर क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट किए, इसका एसआई यूनिट कूलम्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब, हम बोल ही दे रहे हैं कूलम्ब, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब या इसी को बोलते हैं, और ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको पढ़े हैं क्लास 10th में, करंट को I से डिनोट करते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है, तो चार्ज इक्वल टू IT हो जाएगा, यानी चार्ज का डायमेंशन IT और AT होता है, चार्ज का डायमेंशन IT और AT होता है। ठीक, तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे बच्चे, तो आप लोग ऐसे करके नोट्स बनाना, पॉइंट बनाना, जैसे मैं एरो दिए तो पॉइंट बनाना, और आप लोग खुद से लिख लेना कि इट इज शॉर्टली डिनोटेड बाय स्मॉल q, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम्ब, और ये सी आप ऐसा करके लिखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसे लिखना, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज AT और IT, हम बोल के निकल जाना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, इतना 12th के स्टूडेंट हो खुद से कर सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत। नोट्स इसलिए अच्छा बनाना क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोग को दोनों को लेके चलना है। ठीक, उसका निकाल बात और कि 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम्ब और ESU, या इसी को बहुत लोग ऐसे लिख देता है इतना, या और करके बहुत लोग ऐसे भी लिख देता है 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU, अब याद रखोगे। ठीक, 1 कूलम्ब इक्वल टू इतना स्टैट कूलम्ब, 1 कूलम्ब इक्वल टू इतना ESU। इसमें बच्चे मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम समझ में आ रहा है 100%। ठीक, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, इतना आप लोग नोट कर लोगे, तो इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अब बात उठ रहा है कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज इस चैप्टर में रेस्ट में होगा। तो मान लो कि अगर ये हमने क्या लिखा Q, तो तुम बोलोगे सर Q का मतलब क्या हुआ, तो चार्ज, और हमने बोला है कि चार्ज को शॉर्ट में किसे डिनोट करते हैं, Q, और ये चार्ज किस पोजीशन में होगा अभी,
तो चार्ज रेस्ट में होगा। किस में होगा? रेस्ट। तो याद रखिएगा कि चार्ज जब भी रेस्ट में होता है तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से केवल इलेक्ट्रिक चर्चा करना है। यानी क्या बोल रहे हैं कि चार्ज जब भी रेस्ट में रहता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। सारा कहानी चार्ज से ही शुरू होता है। कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट को भी बना के लिख ले कि चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। कोई दिक्कत? ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसको भी पॉइंट बना के लिख दे कि चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इसके बाद अब बताते हैं, सुनना है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने चार्ज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। मतलब फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि चार्ज को मेनली दो पार्ट में बांटा गया। मतलब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया। एक जिसको बोला गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला गया? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जिसको बोला गया निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेनली बच्चे कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। एक को क्या बोला गया? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या बोला गया? निगेटिव चार्ज। ठीक, अब बात उठता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो बोला गया कि वैसा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को देने का काम करता है। मान लो अगर हम किसी को खून देते हैं तो हम खून डोनेट कर रहे हैं, डोनर हुए, और जो खून अगर मान लो किसी को जरूरी होता है वो लिया तो एक्सेप्टर हुआ। वैसे ही चार्ज में कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इट अपीयर्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यह चार्ज कब आ रहा है? जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी को देंगे तब ये आएगा। मतलब पॉजिटिव को डोनर बोला गया, और निगेटिव चार्ज को क्या बोला गया कि वैसा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। तो वैसे चार्ज को हम क्या बोले? निगेटिव चार्ज। दैट मींस कि निगेटिव चार्ज को हम बोले एक्सेप्टर। क्या बोले? एक्सेप्टर। मतलब पॉजिटिव चार्ज को पूछेगा क्या आया तो बोलेंगे इट अपीयर्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट अपीयर्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोले डोनर। डोनर। और निगेटिव कब हुआ? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम किया। मतलब इट अपीयर्स ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट अपीयर्स ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। और इसको क्या बोले? एक्सेप्टर। ठीक, ये भी बात समझ में आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज भी होता है और एक निगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक, इस सब में मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके आधार पे एक बेसिक बात पढ़ाया गया। इसके आधार पे एक बेसिक बात बता सकते हैं हम, पोलरिटी ऑफ चार्ज। ये सब बेसिक अभी पढ़ा रहे हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वे पूछेगा पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप जवाब देना। जैसे मान लो यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब हम जान गए कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और चार्ज दो तरीके का है, पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि मान लो कोई लिखा +5 कूलम, कूलम यूनिट है, -7 कूलम, +4 कूलम, -3 कूलम, +15 कूलम। मान लो बहुत सारा चार्ज दे दिया। तो बहुत सारा चार्ज दे दिया तो बता, जैसे ये वाला पॉजिटिव हुआ, ये वाला पॉजिटिव हुआ, ये वाला पॉजिटिव हुआ, और ये सब, ये दोनों क्या है? निगेटिव है। तो वो पूछता है कि पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आप जवाब देना कि पोलरिटी ऑफ चार्ज हमारे चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है। पोलरिटी ऑफ चार्ज हमारे चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जो हमें यह बताता है कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा
नहीं तो निगेटिव होगा। याद रहा कि पोलरिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चे, पोलरिटी ऑफ चार्ज। कोई डाउट, ये बात भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब यहां से हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे, जो मेन टॉपिक है अभी। वहां से आपको क्वेश्चंस वगैरह भी मिलेंगे, आपको आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन पे बताएंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के। अब यहां पहले बेसिक इतना हो गया, अब हेडिंग बनाना है यहां से, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इतना पहले नोट कर लो, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला क्या बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो आप जवाब देना, जैसे 11th में पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, या एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो, सेम वही। जैसे वहां पढ़ाया गया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एनर्जी ना उत्पन्न होता है ना समाप्त होता है, एनर्जी बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक इसी प्रकार से कोई पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो हम जवाब देंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब चार्ज ना उत्पन्न होता है ना समाप्त होता है, बस ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हुआ थ्योरी वाला डिफिनेशन, ठीक, कि चार्ज ना उत्पन्न होता है ना समाप्त होता है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसी फिनोमेना या इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कोई डाउट? ठीक, अब अगर मान लो कि जैसे हम अपने मन से एक बना के क्वेश्चन दे देंगे, ये सब बहुत आसान टॉपिक है, इसके बाद वाला क्वांटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई पूछेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि टोटल इनिशियल चार्ज becomes equal to टोटल फाइनल चार्ज। मतलब याद रखोगे कि टोटल इनिशियल चार्ज बराबर होता है किसके, टोटल फाइनल चार्ज के। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आप इस बात को याद कर लो कि टोटल इनिशियल चार्ज बराबर होता है टोटल किसके, फाइनल चार्ज के। इसको बच्चा बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बस तुम नए तरीके से सकते हो। ठीक, हम एक एग्जांपल देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो एक बॉडी है, ठीक, इसके अंदर मान लो 3 पोर्शन, जैसे मान लो ये और ये, ठीक, हमने बना दिया। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। ठीक, अब मान लो कि इसके ऊपर इनिशियल चार्ज +2 कूलम है, इसके ऊपर -4 कूलम है, और उसके इसके ऊपर +5 कूलम है। मान लो कि ए के ऊपर इनिशियल चार्ज कितना है, 2 कूलम, यहाँ -4 कूलम और यहाँ पर +5 कूलम। ठीक, अब दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। मान लो कि इनिशियली इतना चार्ज था ए बी सी पे। अब मान लो कि कुछ प्रोसेस हुआ और चार्ज चेंज हो गया। अब फाइनल स्थिति में ए पे चार्ज आया +4 कूलम। मान लो फाइनल स्थिति में ए पे चार्ज आया +4 कूलम, बी पे आया +5 कूलम। तो बताओ
सी पे कितना चार्ज आएगा। क्वेश्चन ऐसा ही दे देगा बस। और ये कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे, करा के निकलेंगे। कि दे दिया कि ए पे इनिशियल चार्ज +2 कूलम है, बी पे इनिशियल चार्ज -4 कूलम है और सी पे इनिशियल चार्ज +5 कूलम है। तो यहां पर क्या बोला गया कि ए के ऊपर चार्ज बताओ, बी के ऊपर चार्ज बताओ, सी सॉरी तो क्या हुआ कि सॉरी 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 ए के ऊपर इनिशियल इतना था, बी पर इनिशियल इतना था, सी पर इनिशियल इतना था। तो कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि ए पर फाइनल चार्ज इतना आ गया, बी पर फाइनल चार्ज +5 आ गया, तो बोल रहा है सी पे फाइनल चार्ज बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे, हमने थ्योरी पढ़ा है सर कि टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। इस थ्योरी को आपने यूज कर लेंगे। टोटल इनिशियल क्या है, +2 -4 और +5, अब बराबर टोटल फाइनल क्या क्या है, तो +4 +5 और सी के लिए तो फाइनल चार्ज इसका नहीं पता है तो लिख ले Q ऑफ C ऑफ फाइनल, मतलब यहां पर C के फाइनल चार्ज को QF मान ले फाइनल चार्ज। क्या होगा जो 5 2 7 7 में से 4 गया 3 कूलम, 5 2 7 7 4 गया 3 कूलम और इधर क्या बचा 4 5 9 प्लस मान लो इसमें फाइनल चार्ज नहीं पता है, हमने x मान लिया, QF क्या लिखोगे x मान लो, x का वैल्यू निकाल दो। तो क्या होगा 9 कूलम प्लस x, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो 3 कूलम -9 कूलम इक्वल टू x, यानी क्या आएगा -6 कूलम। आराम से निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -6 कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत? उम्मीद करें कि इतना तोड़ के पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। जो न्यू एडमिशंस भी हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, इसमें कोई डाउट? चेक। चलिए इसको आप नोट करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जल्दी इसको नोट करके बेटा। स्क्रीन पॉज करिए और आप लिखिए, हम मिटा देते हैं। अगला हेडिंग है बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको भी रिवाइज कर ले, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आईआईटी के लिए भी, क्योंकि इससे आईआईटी ने भी क्वेश्चन पूछा है और आपके बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने भी इससे क्वेश्चन पूछा है। अब कैसे पूछा है, क्या पूछा है, ये क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हेडिंग बना ले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, इसको बताने के पहले बच्चा हम कुछ बात करेंगे तुमसे। एक टॉपिक जो क्लास 6 7 के मैथ में तूने पढ़ा था, इंटीजर। तो मैथ वाले सर ने ऐसे पढ़ाया होगा कि ऑल द नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ जीरो इज सेड टू बी इंटीजर। मतलब मैथ वाले सर ने कहा होगा कि जो भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जीरो के साथ मिल गया उसे हम क्या बोले, इंटीजर। मतलब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और इंटीजर को दूसरे शब्दों में हम लोग इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल। याद रखिएगा, इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल। और इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ जीरो, ठीक। तो बात होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करनी है, ठीक। मान लो हमने एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया। कौन बॉडी ले लिया, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए इस बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी, ठीक। ये इंटीजर का बात समझ में आ गया कि निगेटिव पॉजिटिव होगा जीरो के साथ, उसको इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर को इंटीग्रल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल, ठीक।
चलो अब इधर ध्यान दें। मान ले बच्चा कि यहां पर हमने न्यूट्रल बॉडी लिया। न्यूट्रल बॉडी का मतलब कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो न्यूट्रल। ठीक, अब देख कहानी स्टार्ट करते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी ही था। अब इस न्यूट्रल बॉडी से अगर हम +7 कूलम्ब का चार्ज +7 कूलम्ब का चार्ज बाहर निकाल लें। कितने कूलम्ब का चार्ज? +7 कूलम्ब का। तो इसके अंदर कितना चार्ज बचेगा? तो सीधा बात होशियार बच्चा को बोलेगा सर -7 कूलम्ब, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था। लेकिन अब हमने +7 को बाहर निकाल लिया, तो इसके अंदर बचा कितना? -7 कूलम्ब। अब मान लो ऐसे ही हम बोले कि अब मान लो इस बॉडी से अगर हमने 7 कूलम्ब के जगह मान लो कि 5 कूलम्ब बाहर निकाला होता, +5 कूलम्ब, तो इसके अंदर बचता कितना? -5 कूलम्ब। वैसे ही अगर हम इसे बाहर की तरफ अगर निकालते 8 कूलम्ब +8 कूलम्ब, तो इसके अंदर क्या बचता? -8 कूलम्ब। ठीक इसी प्रकार से अगर इसके अंदर से अगर हम +Ne कूलम्ब के चार्ज को अगर बाहर निकाल ले, चार्ज का यूनिट तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई दिक्कत। मान लो 7e चार्ज को बाहर निकाला तो बचा कितना? -7e। मान लो ऐसे करके कूलम्ब ना हटा, मान लो कि 7e चार्ज को बाहर निकाला तो बचेगा कितना? -7e। मान लो +5e को बाहर निकाला तो बचा कितना? -5e। वैसे ही +8e को बाहर निकाला, मान लो एज्यूम्पशन मान रहे हैं, तो बचेगा कितना? -8e। वैसे अगर हम Ne को बाहर निकालेंगे +Ne को, तो इसके अंदर बचेगा कितना? तो बोलेगा कि सर -Ne, ये चार्ज है, ये सब चार्ज है, इतना चार्ज बाहर निकालेंगे, इतना चार्ज अगर बाहर निकालेंगे इसके अंदर इतना चार्ज बचेगा, कोई दिक्कत। मतलब ये चार्ज है Ne। जैसे मान लो 7e बाहर निकाले, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को E से डिनोट करते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे। मान लें कि अगर हमने कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, अब मान लो उसमें हम +7e को बाहर निकाले तो वो बचा कितना? -7e। अगर मान लो हम +5e को बाहर निकाले, बचा कितना? -5e। अगर हम +8e को बाहर निकाले, बचा कितना? -8e। वैसे ही बच्चा अगर हम +Ne को बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना? -Ne। कोई डाउट? तो इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये चार्ज के बराबर ही ना होगा। तो Q बराबर +Ne और अंदर क्या बचा है? -Ne, इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है Q इक्वल टू +-Ne। Q बराबर क्या लिख दिया जाता है? +-Ne, और इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, +-Ne।